हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ दिस टाइम आई विल नॉट लीव यू का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी। जब से वांगजी ने क्लाउड एसेस छोड़ा है, तब से लैन सिचेन को उसकी बहुत चिंता होने लगी है। वो बस सोच रहा था कि काश वो एक बार वांगजी से कांटेक्ट कर पाता, लेकिन वो नहीं जानता कि वांगजी कहाँ हैं। वो गेट के पास खड़ा होकर नए डिसिपल्स को देख रहा था जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है। इस साल सभी सेक्ट के राजकुमार यहाँ आने वाले हैं। तभी उसकी नज़र जियांग पर पड़ती है, जो अब पहले से ज़्यादा गुस्सैल हो गया है। लैन सिचन जानता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वुशान और वो भाइयों की तरह थे। जब से वुशान ने जियान सेक्ट छोड़ा है, तब से जियान चैंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब वो अपने अंकल के रेजिडेंट में जा रहा था, तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। उसने पलटकर देखा तो पीछे लेडी वैन थी, जो उसकी तरफ आ रही थी। अब वो उसके पास आती है और झुककर उसे बो करती है। अब उसने अपने स्लीव से एक पैकेज निकाल के बोला, फर्स्ट लैंड मास्टर, ये आपके लिए है। अभी लैन सिचैन ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये किसने दिया है? लेडी वैन आंसर करती है, सेकंड लैंड मास्टर ने। सुनते ही लैन सिचैन उससे पूछता है, क्या आप उससे मिली? वो कैसा है? वो ठीक तो है ना? और अभी वो कहाँ है? ये सब पूछते हुए उसकी वॉइस में एक सैडनेस थी। भी लेडी वैन कहती है, हाँ वो ठीक हैं और उन्होंने आपको ये पैकेज दिया है, लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बता सकती कि अभी वो कहाँ हैं। मुझे कहीं जाना है। इतना कह के लेडी वैन ने बो किया और वहाँ से चली गई। लैन सिचन बस उसे जाता हुआ देखते रहे। अब जैसे ही लेडी वैन जाती है, उसके बाद लैन सिचेन ने उस पैकेज को अपने स्लीव्स में रखा और वहाँ से चले गए। वो वहाँ से सीधे अपने अंकल के पास जाते हैं। दरवाज़ा नॉक करने के बाद उन्होंने उसके अंकल को अंदर बुलाने का इंतज़ार किया। जैसे ही उसके अंकल ने सिचेन को अंदर बुलाया, वो अंदर जाके उन्हें बो करता है। अब लैन सिचेन सीधे अपने अंकल के बगल में जाके बैठ गया। कुरेन दोनों के लिए टी डालता है। उन दोनों ने चाय खत्म करने तक एक भी शब्द नहीं बोला। जैसे ही उनकी चाय खत्म हुई, अब लैन कुरेन उससे पूछता है, सिचेन, क्या तुमने वांगची के बारे में कुछ सुना या तुम्हें उसकी कोई खबर मिली? अभी लैन सिचेन कहते हैं, मैं अभी लेडी वैन से मिला और उन्होंने मुझे एक पैकेज दिया। उन्होंने कहा वांगची ने ये भिजवाया है। इतना कह के सिचेन ने अपने स्लीव से उस पैकेज को निकाला और टेबल पर रख दिया, जिसे देखकर लैन कुरैन पूछता है, ये क्या है? अभी लैन सिचेन कहता है, मैंने अभी इसे नहीं खोला है। अब लैन कुरैन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है इतने कम समय में वांगजी और विहिंग इतने क्लोज कैसे आ गए? वो लड़का बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, परेशानियों की पुड़िया। मुझे लगता है वुशान ने ही वांगची का ब्रेन वॉश किया है। इस बात पर लैन सिचेन कुछ नहीं बोलता। हालांकि वो जानता था कि वांगची अब बहुत बदल गया है। वो पहले जैसा नहीं रहा। पर वो अभी किसी के बारे में भी कोई भी धारणा नहीं बनाना चाहता। अब सिचेन उस पैकेज को पकड़ता है और खोलता है। अंदर जो चीज़ थी उसे देखकर सिचेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब वो बोलता है, वांगजी ने ये तालिस्मान यहाँ क्यों भेजे हैं? हमें इनकी क्या ज़रूरत? अब सिचेन ने सभी तालिस्मान को टेबल पर रख दिया। अब वो कहते हैं, क्या क्लाउड एसेस पर कुछ होने वाला है जिस वजह से वांगजी ने ये सब भेजा है? तभी लैन कुरैन ने कहा, क्लाउड एसेस को कुछ नहीं होगा। अभी सिचेन कहता है, पर अंकल, क्लाउड एसेस में बहुत सी अजीब चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये हमारे काम आए। अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता
तो वांगची इसे कभी नहीं भेजता। इतना कह के सिचेन ने कुरेन की ओर देखा। तभी लैन कुरेन कहता है, एल्डर इसे यूज़ करने के लिए कभी अलाउ नहीं होंगे और हमारा बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो भारी अटैक को बचा सकता है। भी लैन सिचेन कहता है, पर हम उन्हें मना सकते हैं। इतना कह के उसने अपने अंकल की ओर देखा। लैन सिचेन कहता है, अगर हम उसे मनाएंगे भी तो वो नहीं मानने वाले, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम इस बारे में किसी को ना बताओ। लैन सिचेन नोट करता है। अब वो थोड़ी देर और रुका, फिर वहाँ से अपने अंकल को बो करके हंशी की ओर चला गया। सिचेन हंशी में जाने के बाद सोच रहा था, वांगची तुम कहाँ हो भाई? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारे बिना मेरा पूरा दिन अधूरा रहता है। तुमने तालिस्मान भेजे हैं, क्या तुम हमें किसी आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रहे हो कि हम खुद को प्रिपेयर करें? काश मैं ये तुमसे पर्सनली पूछ पाता। ये सब सोचते हुए सिचेन ने उन तालिस्मान को किसी सेफ जगह में रख दिया। दूसरी ओर हुशान था, जो हर एक हरकत पर नज़र रखे हुए था। उसने देखा कि वैन सिबलिंग क्लाउड एसेस से बाहर गए हैं। उसने एक बार सोचा था कि इनका पीछा करे, पर वो नहीं चाहता। उसने उन दोनों के वापस आने का इंतज़ार किया। उसके बाद वो देखता है कि लेडी वैन सिचेन को कोई पैकेज देती है, जिसे देखकर वो समझ गया था कि ये पैकेज वांगजी ने ही उनके लिए भिजवाया है। वो सोच रहा था, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से वी वुशान ने क्लाउड एसेस छोड़ा है, तब से क्लाउड एसेस एक कब्रिस्तान की तरह हो गया है। वो सोच रहा था उसे जल्द ही वुशान और लैन वांगजी से बात करने का मौका ढूंढना होगा। भी ये सब उसके लिए एक पजल की तरह है। सबसे पहले वांगजी और वहिंग का इतना क्लोज आ जाना, फिर उसी दिन उन दोनों का अपने अपने रेजिडेंट को छोड़ देना। उसे इन सब को सुलझाना होगा। वो ये सोचते हुए ही खुद को फैन करता है। जैसे ही वैन सिबलिंग अपने रूम में पहुंचते हैं, निंग अपनी दीदी से पूछता है, जी क्या आप मुझे बताएंगी आपने क्या देखा? इस बात पर वैन किंग सिर्फ एक बात बोलती है, हमें आने वाले खतरे के लिए पहले से ही तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो वो हम ही हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले हैं। अपनी जीजी के मुंह से ये बात सुनकर वैनिंग थोड़ा घबरा गया था। वो नर्वसली पूछता है, क्या होने वाला है? तभी वैनकिंग ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम घबराओ मत, सेफ रहेंगे और हमारी फैमिली भी। इस बात पर वैनिंग नोट करता है। अब वैनकिंग अपनी जगह से खड़ी होती है और अपने भाई के लिए दवाई बनाने लगती है। ने एक बॉल में मेडिसिन को प्रिपेयर किया और वैनिंग को दे दिया। वैनिंग भी चुपचाप उस दवाई को पी लेता है और सोने के लिए चला जाता है। वैनिंग के सोने के बाद वैनकिंग ने खुद के लिए एक कप टी बनाई। वो चाय बनाते हुए सोच रही थी, उन्हें मार दिया गया सिर्फ उनका नाम वैन होने की वजह से, और उन्हें इतना तड़पाया गया क्योंकि उसके अंकल का लालच उस पर हावी था, जिस वजह से उन वैन्स को, वैनकिंग और वैनिंग को इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। वहीं शहरी टाउन में वुशान तालिस्मान के ऊपर तालिस्मान बनाए जा रहा था, क्योंकि उन्हें वाटर गोस्ट को मारना था। के लिए उन्हें 2 नए तालिस्मान की ज़रूरत थी। भी वांगजी उसके पास आता है और वो विहिंग के अपोजिट आकर बैठ गया। अब उसने विहिंग से कहा, विहिंग हम यहाँ ज़्यादा नहीं रुक सकते। अभी विहिंग कहता है, मुझे पता है लंजा, बस एक बार मेरे सारे तालिस्मान कंप्लीट हो जाएं, हम यहाँ से चलेंगे। जिस बात पर वांगजी ने कहा, अब और कितना देर, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। विहिंग ने कहा, लंजा एक बार मेरा काम फिनिश हो जाएगा तो मैं खा लूँगा, जाओ तुम जाके खा लो। इस बात पर वांगजी ने विहिंग के कंधे में अपना हाथ रखा, जिसे देखकर विहिंग कन्फ्यूज़न में उसकी ओर देखता है। लंजा ने उससे कहा, नहीं हम अभी खाएंगे,
मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत तो तुम्हें है। इतना कह के वांगजी विहिंग को अपने साथ ले गया। इस टाइम पर वो अपना फूड खा रहे थे। वांगजी ध्यान रख रहा था कि विहिंग अच्छे से खाए, ना कि सिर्फ वाइन पीता रहे। जैसे ही वो लोग अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, अब उन्हें वाटर घोस्ट को मारना था, जिसके बाद वो तंजाउर सिटी जा सकें और उसे क्लीन करें, क्योंकि जब वेंस वहाँ आए तो एटलीस्ट वो सिटी उन्हें क्लीन मिले। अब लगभग वो रात का इंतज़ार करते हैं जिससे सभी लोग सो जाएं। जैसे ही आधी रात हो गई, वो अपनी खिड़की से कूदे और रिवर की ओर चल दिए। से ही वो लोग रिवर के पास पहुंचते हैं, तभी विहिंग कहता है, लंजा, यहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी पिछली बार से कम है, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा। इतना कह के उसने अपनी चंचिंग निकाल ली। जी नोट करता है। अब वो लोग तलवार से फ्लाई होकर गहरे पानी में जाने लगते हैं, जहाँ उन्हें ब्लैक वाटर की बॉडी नज़र आती है। अब विहिंग कहता है, लंजा, मैं उसके ऊपर कुछ तालिस्मान फेंकूंगा। तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम मुझे अच्छे से होल्ड रखो। वांगजी नोट करता है। विहिंग अपने नेल्स को बाइट करके कुछ ब्लड निकालता है और उसे तालिस्मान पर कुछ मंत्र लिखता है। साथ ही वांगजी भी एक अजीब सी धुन बजा रहा था, जिससे वो वाटर घोस्ट बेचैन हो गया। तुरंत ही वांगजी को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन विहिंग ने उसे तालिस्मान में कैद कर लिया था। विहिंग कहता है, लंजा, हमें इसे जल्द से जल्द मारना होगा, क्योंकि मुझे इस सिटी से जितनी जल्दी हो सके बाहर जाना है। वांगजी भी नोट करता है। विहिंग अपने सारे तालिस्मान को उस वाटर घोस्ट में फेंकने लगा, जिससे कुछ ही देर में उस वाटर घोस्ट की डेथ हो गई। फिर से वो रिवर का पानी साफ हो गया। दोनों वापस से अपने रूम में गए और बेड में जाके सो गए। वो दूसरे दिन जल्दी उठ जाते हैं और अपने सामान को पैक करते हैं, क्योंकि उन्हें तंजाउर सिटी के लिए निकलना था। उन्हें रूम से अपना सामान पैक किया और चेकआउट किया। जैसे ही वो तंजाउर सिटी पहुँचे, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले अभी उन्हें एनर्जी चाहिए, जिसके लिए उन्हें फूड की ज़रूरत होगी। वो थोड़ा थोड़ा करके सफाई करने लगते हैं, जिससे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि क्लीनिंग एक इजी टास्क नहीं है। उन्होंने जो सामान उन्हें चाहिए था उसकी लिस्ट भी बनाई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दफन माउंटेन में कितने वैन्स हैं, जिसके लिए उन्हें वैनकिंग से मिलना होगा। लेकिन तंजाउर का जो मैंशन था वो काफ़ी बड़ा था, इससे उन्हें ये तो पता था कि उन्हें जगह की कोई कमी नहीं होगी। अब वो मार्केट जाते हैं और वहाँ से बहुत सारा फूड लेके आते हैं, जिससे वो एक पूरी आर्मी को खिला सकें। किंग ने सोचा था अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी तो वो अपने तालिस्मान को बेचना शुरू कर देगा। अब वो दिन रात उस कोल्ड यार्ड की सफाई में बिता देते हैं। उन्होंने अपना पूरा काम कर लिया तो वो अपने द्वारा की हुई सफाई को देख के स्माइल करते हैं। जिस टाइम पर वो सामान ले रहे थे तो एक शॉपकीपर उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे रहेंगे। विहिंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ। भी वो शॉपकीपर उन्हें बताता है कि कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर एक रेड क्लोथ पहने हुए कल्टीवेटर आया था। वो काफ़ी रूड लग रहा था। जब वो मैंशन के अंदर नहीं पहुँच पाया तो वो काफ़ी गुस्सा हो गया और उसने काफ़ी नुकसान भी किया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि उससे केयरफुल रहना। वो लोग उस शॉपकीपर को थैंक्स कहते हैं। मेंशन में आने के बाद वो लोग कैलकुलेट करने लगे कि उन्हें लगभग 2 महीने लग जाएंगे पूरे वैन्स को यहाँ पर बसाने में। थी में उन्हें ये भी फिगर आउट करना होगा कि यहाँ कितने गार्ड्स हैं, पर अभी के लिए वो बस अपने पीस को एंजॉय कर रहे हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहिए। बाय बाय।